food safety laws in the states. Why it is in the news? The Uttar Pradesh government has implemented a new requirement mandating food establishment to clearly display the names of the operator जो बना रहा है, फूड की रिक्वायरमेंट जो दे रहे हैं वो कौन उसका ऑपरेटर है, प्रोप्राइटर हो, मैनेजर एंड रेलिवेंट स्टाफ फॉर द कस्टमर अवेयरनेस। यहाँ पे पता होना चाहिए कि उस जो फूड जो दिया जा रहा है किसी भी रीजन में, किसी भी होटल रेस्टोरेंट में, तो कौन दे रहा है, उनके नेम्स क्लियर हो, आपको बाहर लिखा हुआ हो, यस, उनके प्रोप्राइटर कौन है, मैनेजर कौन है, रेलिवेंट स्टाफ कौन है, ये पता होना चाहिए। इन अ सिमिलर वेन अ प्रपोजल वॉज मेड इन हिमाचल प्रदेश टू रिक्वायर eateries and fast food vendors to showcase the owners ID। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भी बताया गया कि एक रिक्वायर है इटरीज जो खा रहे हैं एंड फास्ट फूड वेंडर्स जो हैं जो देने वाले हैं वो शोकेस करें कि ऑनर की आईडी क्या है, मतलब जिससे आप फूड लेकर आ रहे हैं आपके घर पे लाकर आपको दिया जा रहा है, तो द पीपल शुड नो कि वो कौन है। However, this proposal was retracted by the हिमाचल गवर्नमेंट। और देखा जाए तो फिर भी यहाँ देखा जाए जो ये प्रपोजल हिमाचल गवर्नमेंट में लाया गया था, आप जानते हैं वहाँ कांग्रेस सरकार है और इट इज़ समवेयर अफेक्टिंग मुस्लिम पीपल, तो उन्होंने उस चीज़ को रिट्रैक्ट कर लिया, वापस ले लिया है। एडिशनली ऑन जुलाई 2 द सुप्रीम कोर्ट intervened to stay similar orders from the police in Uttar Pradesh and Uttarakhand regarding the कांवर यात्रा। यहाँ पर भी देखा जाए कि जुलाई 22 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था टू स्टे सिमिलर ऑर्डर, उनको भी ऐसा ही ऑर्डर दिया गया फ्रॉम द पुलिस इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड रिगार्डिंग द कांवर यात्रा के समय देखा था आपने कि बहुत समय आया था कि आपको नाम लिखना जरूरी है ये सब, asserting that only the competent authority under the Food Safety and Standard Act 2006 के द्वारा हो has the right to issue such directives, emphasizing that the police do not possess this authority। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस has not such an authority to impose such law on the eateries places and the vendors। ये जो है it comes under Food Safety and Standard Authority of India और उसमें एक्ट के द्वारा बताया गया कि ये सब उनके अंडर में आता है। Food Safety and Standard Authority of India registration for food business। To operate a food business in India, individual must register or obtain a लाइसेंस फ्रॉम द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ से लाइसेंस लेना होगा जो भी आप फूड से रिलेटेड कोई भी चीज़ खोल रहे हैं, विच ओवरसीज फूड प्रोसेसिंग, जो देखिएगा कि फूड प्रोसेसिंग आप कैसे कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, सेल एंड इम्पोर्ट टू एंश्योर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द फूड, जिससे कि फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये करेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल स्केल फूड बिजनेस, तो कैसा होगा रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर, स्मॉल स्केल फूड बिजनेस इंक्लूडिंग पिट्टी फूड मैन्युफैक्चरर्स, छोटे छोटे जो फूड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, हॉकर्स, वेंडर्स एंड स्टॉल होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद द FSSAI एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रूल्स के द्वारा उनको इन्हें भी आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि 2011 का है। FSSAI एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रूल्स 2011, और ये लाइसेंसिंग को लेकर है, रजिस्ट्रेशन को लेकर है फूड बिजनेस के लिए। यदि आपको फूड बिजनेस करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अपॉन अप्रूवल दे रिसीव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अप्रूवल जब मिल जाएगा तो उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा एंड फोटो ID, साथ में फोटो ID रहेगा, which must be displayed prominently at their premises, और उनको अपने प्रीमाइसेस पे जहाँ पे वो खिला रहे हैं, चाहे व्हीकल पे खिला रहे हैं या कार्ट पे खिला रहे हैं, कहीं भी खिला रहे हैं या दुकान में खिला रहे हैं, तो वहाँ पर आपका डिस्प्ले रहेगा ये सर्टिफिकेट along with फोटो ID। लाइसेंसिंग फॉर लार्जर फूड बिजनेसेस, लार्जर फूड बिजनेसेस ऑपरेटर मस्ट ऑब्टेन ए लाइसेंस फ्रॉम द FSSAI, इन्हें भी ज़रूरी है कि FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको लाइसेंस लेना होगा, विच ऑल्सो नीड्स टू बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली एट द बिजनेस प्रीमाइसेस, उनको भी अपने बिजनेस प्रीमाइसेस पे दिखाना होगा।
display of owner's identity and location. Both small scale and large food businesses are required to display the owner's identity. Owners की जो इसका मालिक है उसकी आइडेंटिटी दिखानी होगी, and the establishment's location. जो establishment का लोकेशन कहाँ है, through the photo ID and license issued by the FSSAI. तो सबको करना होगा. पेनाल्टीज फॉर ऑपरेशन विदाउट ए लाइसेंस. यदि आप बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के आप ऑपरेट कर रहे हैं तो पेनाल्टीज होगी. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 63 ऑफ द FSSA फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2010 के द्वारा एनी ऑपरेटर कंडक्टिंग अ फूड बिजनेस, यदि कोई भी ऑपरेटर फूड को ऑपरेट कर रहा है, फूड बिजनेस को, विदाउट ए वैलिड लाइसेंस में फेस पेनाल्टीज. may face penalties of up to 6 months in prison and fines of up to rupees 5 lakh. If anybody who is not showing license, they can be go for prison for 6 months, and there can be a possibility of fine up to rupees 5 lakh. So there can be a 5 lakh तक rupees का आपका fine हो सकता है. So this is the related to the Food Safety Standard and Authority of India, and as per the FSSA Food Safety and Standard Act 2010. Other compliances and penalties under the FSSA. So what could be the other, दूसरे क्या compliances हो सकते हैं, what kind of penalties हो सकते हैं under the FSSA? Improvement notice. If a food business operator fails to comply with any provisions, the food authority can issue एन इम्प्रूवमेंट नोटिस. यदि फूड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो फूड अथॉरिटी जो है वो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस भेजेगा विद डिटेल्स ऑन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, अ मिनिमम कंप्लायंस पीरियड ऑफ 14 डेज. उनको 14 डेज में इसको कंप्लाई करना होगा, फॉलो करना होगा, पूरा करना होगा. एंड कंसिक्वेंसेस फॉर नॉन कंप्लायंसेस, यदि आप नहीं कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए आपको उसका कंसिक्वेंसेस आपको होगा. Consequences of non-compliance. If an FBO does not comply with the improvement notice, their license may be suspended or cancelled for further non-compliances. यदि कोई फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन FBO अपनी उस बात को इम्प्रूवमेंट को कंप्लाई नहीं करता है तो देयर लाइसेंस में भी सस्पेंड, उनका लाइसेंस को सस्पेंड भी किया जा सकता है या कंप्लीटली कैंसिल भी किया जा सकता है for further non-compliance. General penalties. The UP directives do not mention specific penalties for compliance. However, fines for general contravention can reach 2 lakh under the section 58. तो जनरल पेनाल्टीज देखा जाए तो यूपी ने इस डायरेक्टिव्स को मेंशन नहीं किया था कि स्पेसिफिक पेनाल्टीज क्या होगा यदि आप कंप्लायंस नहीं करेंगे. हाउएवर फाइन्स फॉर जनरल कंट्रावेंशन, जब जनरली फाइन जो रहेगा वो 2 लाख तक अंडर द सेक्शन 58 तक पहुंच सकता है. रिपीट ऑफेंसेस. इफ एन अ फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, 2 बार यदि सेम ऑफेंस के लिए हो तो दे मे इनकर डबल द पेनाल्टीज फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन एंड डेली फाइन ऑफ अप टू रुपीज़ 1 लाख. तो पहला तो कन्विक्शन के लिए आपको डबल पेनाल्टीज हो जाएगा और डेली फाइन आपका 1 लाख का चढ़ता जाएगा, अलॉन्ग विद पोटेंशियल लाइसेंस लॉस एज पर शेड्यूल एज पर सेलेक्शन सेक्शन 64. तो आपको तो पहले यदि आप दूसरी बार भी लगातार आपने सेम ऑफेंस किया तो आपकी पेनाल्टीज जो हो जाएगी वो आपकी डबल हो जाएगी फर्स्ट कन्विक्शन पे, एंड डेली फाइन आपको डेली बेसिस पे 1 लाख का लगेगा. लीगल प्रोविजन. सेक्शन 94 क्लॉज 1 ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट the authority to create rules with the approval of the food authority. और सेक्शन 94(1) ये कहता है और ये पावर देता है गवर्नमेंट को कि आप अपना रूल्स बना सकते हैं लेकिन फूड अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद. enabling them to carry out function, जिससे वो आप अपना काम कर सकते हैं assigned under the act. एक्ट के एज पर स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकता है. रूल मेकिंग अथॉरिटी. सेक्शन 94 क्लॉज 2 specifies area where the states can formulate rules. तो 94 क्लॉज 2 ये कहता है कि किस किस एरिया में स्टेट कानून बना सकता है, इंक्लूडिंग द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी फंक्शंस एंड अदर नेसेसरी रेगुलेशंस. और ये भी बताता है कि जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है फंक्शन वो कैसे करेगा और दूसरे रेगुलेशंस क्या होने चाहिए.
नाउ देखते हैं रोल ऑफ द कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी। द कमिश्नर, जो फूड सेफ्टी का जो कमिश्नर है उसका क्या रोल है, जो जो क्लॉज सेक्शन 94 क्लॉज 2 के अंतर्गत हैं। द कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा कमिश्नर, एंड एंश्योर्स द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSSA एंड इट्स रेगुलेशन, और साथ में ये इंश्योर कराएगा गवर्नमेंट की यस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो हो एक्ट का हो रहा है। परफॉर्मिंग फंक्शन लाइक कंडक्टिंग सर्वेज एंड अप्रूविंग प्रोसिक्यूशन ऑफ वायलेशन, और साथ में यस परफॉर्मिंग फंक्शन जैसे सर्वे कराएगा कमिश्नर, और अब कोई भी वायलेशन हुआ है तो उसको प्रोसिक्यूशन भी अप्रूव करेगा कमिश्नर। लेजिस्लेटिव अप्रूवल रिक्वायरमेंट, तो लेजिस्लेटिव स्तर पर क्या अप्रूवल जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 94 क्लॉज 3 एनी रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, 94 क्लॉज 3 कहता है कि यदि गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाती है तो मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर, उसको स्टेट लेजिस्लेचर में जरूर प्रेजेंट करना है फॉर अप्रूवल प्रॉम्प्टली, अपने स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा में उसको अप्रूव करना होगा, तब वो होगा। एलिगेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, earlier directives from the police in Uttar Pradesh and Uttarakhand faced Supreme Court challenges for allegedly forcing individuals to reveal religious and caste identities which could violate Article 15 Clause 1। तो यहाँ पे देखा जाए एलिगेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी डायरेक्टिव्स जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा जो दिया गया है उसको चैलेंज किया गया कि ये एलिज्ड है फोर्सिंग, ये आप गलत तरीके से फोर्स कर रहे हैं इंडिविजुअल्स पे कि आप रिवील करें अपने रिलीजियस, अपने धार्मिक और अपने कास्ट को बताएं आइडेंटिटीज विच कुड वायलेट द आर्टिकल 15 क्लॉज 1। मतलब है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन एक प्रकार से देखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक प्रकार से लताड़ा, किसको, यूपी पुलिस एंड देन उत्तराखंड पुलिस। तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन दिस फैक्टर्स पे वो प्रोहिबिट करता है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक बायकॉट। पेटिशनर्स आर्ग्यूड दैट द डायरेक्टिव्स कुड लीड टू इकोनॉमिक बायकॉट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पेटिशनर ने ये आर्ग्यू किया कि ये डायरेक्टिव्स की वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक बायकॉट हो गया अगेंस्ट द मुस्लिम माइनॉरिटीज़। मुस्लिम जो हमारे देश में माइनॉरिटीज़ के रूप में हैं, एंड इन्फ्रिंजिंग ऑन देयर प्रोफेशनल राइट्स अंडर द आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 और सब सेक्शन में देखा जाए जी में। तो ये 19(1) कहता है कि आप कहीं भी भारत में कहीं पे भी एनी प्लेस यू कैन डू एनी बिजनेस। तो ये कहीं ना कहीं, तो ये जो पेटिशनर थे उनका बोले कि इकोनॉमिक बायकॉट हो रहा है और कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है आर्टिकल 19(1) को भी, एंड पोटेंशियली सपोर्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और कहीं ना कहीं आप मुस्लिम के यहाँ खाना ना खाएं और ऐसे करें तो अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है। आर्टिकल 17 इस बात को बोलता है विच इज़ बैंड अंडर आर्टिकल 17। नाउ द गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन, द यूपी गवर्नमेंट डिफेंडेड इट्स डायरेक्टिव्स including installation of CCTV cameras at food establishment and a statewide verification campaign। अब यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट इस बात को जस्टिफिकेशन दे रही है कि गवर्नमेंट ने डिफेंड किया कि जो डायरेक्टिव्स दिए जाएं उसमें इंक्लूड हो कि इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमराज हो एट फूड इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ जहाँ फूड खिलाया जा रहा है, एंड स्टेट वाइड वेरिफिकेशन कैंपेन, और साथ में ये जो आप सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो पूरे स्टेट वाइड वेरिफिकेशन हो इस कैंपेन में, एज नेसेसरी मेजर्स टू इन्हांस पब्लिक हेल्थ एंड कॉम्बैट फूड एडल्ट्रेशन इंसिडेंट, जिससे कि पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखा जा सके, बढ़ाया जा सके और फूड एडल्ट्रेशन को, ऐसे इंसिडेंट को रोका जा सके।